गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे पिछले लेक्चर में जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कशन किया था कि एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होती है, पर्टिकुलरली एजुकेशन किसे कहते हैं, शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, इन सब के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन मतलब प्रसार शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हैं, प्रोग्राम प्लानिंग क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम को कैसे प्लान किया जाता है उसके बारे में, फिर स्टेप्स क्या हैं प्रोग्राम प्लानिंग के, और प्रिंसिपल उसके सिद्धांत क्या हैं। तो ये सब के टॉपिक्स के रिलेटेड आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड्स, मतलब उनकी रुचि और आवश्यकता। मतलब पहला जो एक्सटेंशन एजुकेशन का प्रिंसिपल है वो कहता है कि कोई भी जब एक्सटेंशन वर्कर किसी गांव में जाता है अपनी कोई भी नई टेक्नोलॉजी या प्रोग्राम लेकर, तो वो कैसा होना चाहिए उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले उसे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि लोगों का इंटरेस्ट, लोगों की रुचि और लोगों की आवश्यकता क्या है, उस बेसिस पे उसको क्या अपना एक्सटेंशन प्रोग्राम लेके जाना चाहिए। तो पीपल इंटरेस्ट एंड नीड जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, मतलब शुरुआत में ध्यान रखने के बाद क्या होती है कि जो उनका इंटरेस्ट है, उनकी आवश्यकता है, वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है। शुरुआत करते समय इस चीज़ को ध्यान में रखना है हमें। जो एक्सटेंशन एजेंट होता है मतलब प्रसार कार्यकर्ता जो होता है उसको क्या ध्यान रखना चाहिए, उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार उनके लिए कोई प्रोग्राम नहीं बनाना है। उसे ये नहीं देखना कि मेरे को ऐसा सही लग रहा है कि ये आवश्यकता इनकी हो सकती है, तो अपने अकॉर्डिंग नहीं करना है हमें। जो अगर मैं एक्सटेंशन वर्कर हूँ तो मुझे ये नहीं ध्यान रखना कि मेरी ज़रूरत क्या है, उसके अकॉर्डिंग उनकी भी ज़रूरत वही होगी, पर उस गांव के लोगों का इंटरेस्ट, उनकी आवश्यकता क्या है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए या उनके साथ रहकर ये जान लेना चाहिए कि उनकी रुचि और उनकी जो आवश्यकता क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको अपना एक्सटेंशन प्रोग्राम बनाना चाहिए। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है या फिर विलेज टू विलेज कह सकते हैं, या कोई स्टेट में, अलग अलग स्टेट्स में भी इंटरेस्ट और जो नीड्स हैं वो बदलती रहती है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन के इंटरेस्ट और आवश्यकता अलग हो सकती है, या फिर एक विलेज में आपने अगर कोई प्रोग्राम चलाया है और अब दूसरे विलेज में सेम प्रोग्राम चलाने जा रहे हो, तो उस गांव की और उस गांव की अलग अलग इंटरेस्ट और नीड हो सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनके सेम इंटरेस्ट और सेम नीड हो। विलेज टू विलेज, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, या फिर पर्सन टू पर्सन और विलेज टू विलेज या स्टेट टू स्टेट भी ये जो आवश्यकताएं हैं बदलती रहती है। तो कोई भी नया प्रोग्राम जब बनाते हैं, एक्सटेंशन कार्यकर्ता जब जाता है अपना कोई प्रोग्राम लेकर, तो उसे उनके इंटरेस्ट और आवश्यकता के अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनाना चाहिए। दूसरा उसको क्या ध्यान रखना है, दूसरा प्रिंसिपल इसका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस। मतलब सब जगह जब अलग अलग विलेज में अलग अलग इंडिविजुअल के अलग अलग कल्चर, अलग हैबिट्स, सबकी अपनी अपनी हैबिट्स होते हैं, उनके कस्टम्स मतलब रीति रिवाज जो होते हैं वो अलग होते हैं, ट्रेडिशंस, उनकी परंपराएं, उनके बिलीफ मतलब उनकी मान्यताएं क्या क्या है, विश्वास किस किस चीज़ों में हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, किन के घर पे किस तरीके के रिवाज परंपराएं चल रही हैं, उनके अकॉर्डिंग सबका क्या है, कल्चर में क्या होता है, डिफरेंस होता है, अलग अलग कल्चर होता है। तो उस गांव के कल्चर के अकॉर्डिंग ही उसमें एक्सटेंशन प्रोग्राम को उसे देना चाहिए, कोई भी एक्सटेंशन प्रोग्राम शुरू करने से पहले। फिर आपका थर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिजिनस नॉलेज, मतलब उनका जो आंतरिक ज्ञान है उसके रिलेटेड जो नॉलेज है उसके बारे में। हर जगह जो लोग होते हैं, हर गांव में जैसे लोग हैं, उनका क्या है, अपना एक अलग से आंतरिक नॉलेज होता है उस गांव के लोगों का, जो उन्हें जनरेशन टू जनरेशन, मतलब आपके दादा से आपके पापा को मिला होगा, आपके पापा से आपको मिलेगा। अगर किसी के घर में खेती का काम चल रहा है तो खेती से रिलेटेड नॉलेज उसको अपने घर में रहकर हो ही जाती है। अगर किसी के पिताजी
सिंगर हैं तो थोड़े बहुत सिंगिंग में आप नहीं भी जाओ, अपना करियर नहीं भी बनाओ, तो भी आपको सिंगिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज जो है आपको हो गई। तो वो आपका क्या है, इंडिजिनस नॉलेज डेवलप होता रहता है पूर्वजों से। तो खेती की रिलेटेड बात करें, अगर कोई एक्सटेंशन का वर्कर है, वो किसी भी गांव में अगर उसको कोई अपना प्रोग्राम देकर आना है, तो उनके ज्ञान को, मतलब उनमें जो पहले से ज्ञान है उसको आउटडेटेड ना समझ करके, पुराना ना समझ करके, अपना नया कोई भी प्रोग्राम देने से पहले, अपनी कोई भी नई टेक्नोलॉजी बताने से पहले उन्हें क्या करना चाहिए, उनका आंतरिक ज्ञान भी जानना चाहिए। उनके पास ऑलरेडी क्या नॉलेज है, उस गांव की सिचुएशन क्या है, तो वो सब जानने के बाद ही उनको कुछ भी नया इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो एक्सटेंशन वर्कर को इस चीज़ की भी ध्यान रखना चाहिए। फोर्थ प्रिंसिपल क्या कहता है, पार्टिसिपेशन, या इसको हम कह सकते हैं कोऑपरेशन। मतलब आपस में मेल जोल, पार्टिसिपेशन, उनको उस चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए आप जो भी प्रोग्राम अपना लेके जा रहे हो, लोगों की क्या आदत होती है, शेयर का जो है उनको महत्व बताना चाहिए। लोगों को जितना हम किसी भी प्रोग्राम में इन्वॉल्व करेंगे, उनके विचार हम जितना जानेंगे, उससे क्या है वो प्रोग्राम जो है और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। उनके साथ मिलकर प्रोग्राम, एंड मस्ट फील दैट देयर ओन प्रोग्राम, ये उनको फील हमें कराना चाहिए, उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये जो प्रोग्राम है वो उन्हीं के लिए लाया गया है और वो उन्हीं का प्रोग्राम है, ताकि वो भी जो अपना पार्टिसिपेशन है वो अच्छे से दे और उस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए प्रयास करे। इसमें उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके, वो सब क्या हैं, वो खुद ही आपस में मिलकर ढूंढे और आप उनको गाइड करें और लोगों को इतना इन्वॉल्व इसमें करें कि ताकि उन्हें लगे कि वो प्रोग्राम सच में उनके बेनिफिट के लिए ही लाया गया है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी इन द यूज ऑफ टीचिंग मेथड्स। तो अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमें समझना होगा, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उनमें कि वो उसको नॉलेज और देयर फॉर ओनली वन एक्सटेंशन मेथड विल नॉट बी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि अलग अलग जगह अलग अलग सामंजस्य बैठना चाहिए। तो आप जो टीचिंग मेथड यूज़ करोगे या आप जो प्रोग्राम उनके लिए लाए हो, वो वहाँ के वातावरण में क्या होना चाहिए, सूटेबल, मतलब वहाँ के वातावरण से तालमेल खाना चाहिए, उस विलेज के कल्चर से, उस विलेज के इकोनॉमिक या फिजिकल कंडीशन से क्या है वो अडेप्ट होना चाहिए, मतलब वहाँ पे सूट करना चाहिए, वैसा होना चाहिए। या फिर जो भी आप उस प्रोग्राम को बताने के लिए मेथड्स यूज़ कर रहे हो टीचिंग के, वो भी क्या है उनके अकॉर्डिंग आपको वो मेथड्स क्या करने चाहिए, यूज़ करने चाहिए इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए। वो मेथड जितने हो सके उतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि आपने अगर एक विलेज में अलग मेथड से समझाया और उस मेथड से उनको नहीं समझ आ रहा है दूसरे विलेज वाले गांव के लोगों को, तो आपको मेथड्स चेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। उसी बात को आपको अलग अलग तरीके से बताने की क्या है, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। छठा प्रिंसिपल जो ध्यान रखना होता है एक एक्सटेंशन वर्कर को, वो क्या है, ग्रास रूट पीपल प्रिंसिपल। ग्रास रूट प्रिंसिपल मतलब जो भी आपका एक्सटेंशन प्रोग्राम है वो लोकल लोगों से, मतलब वहाँ के लोकल लोगों के लिए शुरू होना चाहिए और उनकी लोकल कंडीशंस को देखते हुए, उनकी लोकल प्रॉब्लम्स क्या हैं, उस गांव के वातावरण के अकॉर्डिंग क्या है। ग्रास रूट क्या होता है, एकदम बेसिक, मतलब नीचे के स्तर से आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ के लोकेलिटी में लोकल कंडीशंस क्या हैं, लोकल ग्रुप कौन कौन से हैं, सिचुएशंस क्या हैं, वहाँ की प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या उसका सॉल्यूशन तैयार कर पाओगे। तो मतलब आपका जो भी प्रोग्राम है वो वहाँ के लोकल कंडीशन में क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। आपने जो भी एक्सटेंशन वर्कर जब वहाँ जाता है और अपना नया प्रोग्राम जो लेके जाता है वो इतना फ्लेक्सिबल और वहाँ पे फिट होना चाहिए, वहाँ की लोकल कंडीशंस को सूट करने वाला होना चाहिए। और जो भी प्रोग्राम है वो कहाँ से शुरू होगा, आज जहाँ पे लोग हैं, मतलब बेसिक ग्रास रूट होता है एकदम नीचे वाला स्तर, उस स्तर से आज अगर वो इस स्तर पे पहुंच गए हैं, बेसिक स्तर पे हैं, तो उस स्तर से वो प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए कि वहाँ वेयर दे लिव और वेयर पीपल, और उनको क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम बनना चाहिए। आज वो जहाँ है और उनको जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको क्या अपना एक्सटेंशन का प्रोग्राम तैयार करना चाहिए।
फिर है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप एक अच्छा प्रिंसिपल है, तो आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ के जो लोकल लीडर्स जो होते हैं वो अपनी कम्युनिटी के क्या लोकल गार्जियंस की तरह होते हैं। लोग नए एक्सटेंशन वर्कर की बात एक बार के लिए नहीं भी सुनेंगे तो वो बट अपने लोकल गार्जियंस की बात जरूर सुनेंगे। इसलिए आपको क्या करना होगा, एक्सटेंशन वर्कर को जब वो किसी गांव में पहली बार जाता है तो उसको वहाँ के लोकल लीडर्स का कुछ लोकल लीडर्स को क्या करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा, जिससे वो लोग जो हैं अपनी थॉट्स के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू अदर गांव के लोगों को अपनी बात पहुंचा पाएंगे। इससे आपके एक्सटेंशन प्रोग्राम को सफल बनाने में बहुत हेल्प होगी। अब है द होल फैमिली प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि होल फैमिली प्रिंसिपल अप्रोच को अगर आप अपनाओगे तो एक्सटेंशन प्रोग्राम कैसे सफल होगा, कि सिर्फ आपने फार्मर्स पर ही फोकस नहीं करना है। आपको घर में फार्म वुमेन है तो वुमेन को भी फार्मिंग में इन्वॉल्व करना है, अगर यूथ है तो यूथ को भी इन्वॉल्व करना है। तो आप पूरी फैमिली को एक साथ लेकर चलोगे तो आपका जो प्रोग्राम है बहुत ही सफल होगा, क्योंकि जो फैमिली है, पूरी फैमिली क्या है, प्राइमरी यूनिट है किसी भी सोसाइटी की। समाज की प्राइमरी यूनिट, प्राथमिक इकाई कौन है, परिवार। तो परिवार की पूरे परिवार को साथ लेके चलना है ताकि सबको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, सबको क्या मिल सके, रोजगार मिल सके और सबका जो है सेल्फ डेवलपमेंट हो सके। इससे क्या है, ये प्रिंसिपल जो है ये भी बहुत मदद करता है किसी भी एक्सटेंशन प्रोग्राम को सफल बनाने में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आप जो भी उनको प्रोग्राम उनके लिए लेके जा रहे हो उसमें उनको संतुष्टि मिलनी चाहिए। सेटिस्फेक्शन क्या हो गया, संतुष्टि। अगर आपके प्रोग्राम से वो संतुष्ट नहीं है या किसी टीचिंग मेथड से या आपके जो आइडियाज़ हैं उनसे वो संतुष्ट नहीं है तो वो उसको आगे लोगों को कैसे बताएंगे कि ये प्रोग्राम अच्छा है। तो अगर आपके जो क्लाइंट हैं वो आपसे संतुष्ट हैं, उस प्रोग्राम में आपने जिनको वो ट्रेनिंग दी है वो आपसे संतुष्ट है, तो वो आपके लिए बेस्ट मार्केटिंग, बेस्ट एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली लोगों को बता देंगे कि ये एक्सटेंशन प्रोग्राम जो ये हमारे लिए लेके आई है, नई टेक्नोलॉजी है, ये बहुत अच्छी है। तो आपके जो भी कार्यक्रम है उससे लोगों को संतुष्टि मिलनी चाहिए, तभी वो आपके लिए आगे लोगों को बता के उस चीज़ को एडवर्टाइज करेंगे। अगर लोग आपसे सहमत नहीं हैं तो फिर मशीन्स की तरह तो वो प्रोग्राम्स चलने से रहा, वो मशीन की तरह तो आपके लिए काम करने से रहे। इसलिए उनका सेटिस्फेक्शन, उनकी संतुष्टि बहुत ज़रूरी है। अब है प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। वो पूरा प्रोग्राम जब हो रहा होता है तो उस प्रोग्राम के चलते टाइम इवैल्यूएशन का भी बहुत बड़ा महत्व है। उस प्रोग्राम के मूल्यांकन का, मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। जो भी आपने टीचिंग मेथड्स यूज़ किए हैं और जो प्रोग्राम चलते टाइम जो भी आपने क्रियाक्रम किए हैं उसके रिलेटेड जो रिजल्ट आए हैं उसको आपको क्या करना है, बिना भेदभाव किए हुए चेक करना है, ताकि आप उनकी असल में जो प्रोग्रेस हुई है उसको चेक कर पाओ और उसके अकॉर्डिंग उस प्रोग्राम में कुछ भी करेक्शंस हों, कुछ भी सुधार करने के लिए चीज़ें हो तो आप उसको राइट वे में, राइट डायरेक्शन में उस प्रोग्राम को क्या है आगे बढ़ा सको। इसलिए इवैल्यूएशन का भी बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। अब है 11वां प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग मतलब कि जब तक कोई आदमी किसी प्रोसेस में खुद इन्वॉल्व नहीं होगा, वो खुद उस काम को करके नहीं देखेगा, तब तक उसमें उतना परफेक्शन नहीं आएगा, तब तक उसमें क्या है, लर्निंग नहीं होगी। लर्निंग कब होगी, जब वो आदमी गेट इन्वॉल्व, मतलब वो खुद से उस काम को करने में इन्वॉल्व होगा, अपना सम्मिलित होगा उस काम में, तभी वो उस लर्निंग को, उस प्रोग्राम को या उस टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कर पाएगा। फिर है कि सबसे इफ़ेक्टिव वे है लोगों के बिहेवियर को बदलने का। लर्निंग बाय डूइंग अपने आप ही समझ आएगा। एक तो किसी चीज़ को आपने सिर्फ देखा है और एक सिर्फ उस काम को आप खुद करके देख रहे हो, तो आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और आपके एक्शंस भी चेंज हो जाएंगे और वो जो लर्निंग है वो आपकी बहुत अच्छी होगी।
पीपल शुड लर्न व्हाट टू डू, व्हाई एंड हाउ टू डू विद व्हाट रिजल्ट। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि उन्हें लोगों को क्या सीखने की ज़रूरत है कि क्या काम करना है, उस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी है तो उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे उसका क्या रिजल्ट होगा, ये सब उसको पता होना चाहिए। तभी लर्निंग बाय डूइंग का प्रिंसिपल पूरा होगा कि वो काम करके सीखेंगे और हर काम को अच्छे से अपनी उस टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो ये क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन के प्रिंसिपल्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट है प्रोग्राम प्लानिंग के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्राम प्लानिंग और इससे रिलेटेड स्टेप्स क्या हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं कि प्लानिंग क्या होती है, प्रोग्राम क्या होता है और प्रोजेक्ट क्या होता है। सबसे पहले आते हैं हम प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग क्या होती है? इट इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स स्टडिंग पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को फोरकास्ट करना। इसका क्या मतलब बताना चाह रहा है ये कि प्लानिंग क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें पास्ट को स्टडी किया जाता है, प्रेजेंट सिचुएशन को हम देख रहे हैं प्रेजेंट में और पास्ट को भी स्टडी करेंगे। किस लिए? पास्ट को हमने देखा, पास्ट स्टडी किया, प्रेजेंट में हम अभी हैं, इन दोनों सिचुएशन को देखते हुए हम क्या करते हैं, फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्ट फ्यूचर को हम देखते हैं कि फ्यूचर कैसा हो सकता है, उसकी हम प्लानिंग करती है कि पास्ट में हमसे क्या क्या गलतियां हो गई है, प्रेजेंट में हम अभी क्या कर रहे हैं, उन सबको देखते हुए हम क्या करते हैं, अपना फ्यूचर फोरकास्ट करते हैं, कुछ प्लान्स बनाते हैं। तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग में फिर हम क्या करते हैं, कुछ डिटरमाइन करते हैं कि हमारे गोल्स क्या हो सकते हैं, हमें कौन से गोल अचीव करने हैं और उनको कैसे अचीव करना है, उस सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्लानिंग क्या हो गया, ये एक प्रोसेस है जिसमें स्टडी करते हैं, पास्ट और प्रेजेंट को देखते हुए हम फोरकास्ट करते हैं किसको, फ्यूचर को। कैसे कि हम कुछ गोल सेट करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग कि हम देखेंगे कि उन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स तक हमें कैसे पहुंचना है। तो प्लानिंग उस चीज़ की क्या एक प्रोसेस है। सेकंड है प्रोग्राम। ये क्या है, टोटल एजुकेशन जॉब। पूरा कोई भी प्रोग्राम कोई पर्टिकुलर जगह या सेटिंग में हम देखते हैं कि उस प्रोग्राम की पूरी जो एजुकेशनल जॉब क्या है, पूरा उस प्रोग्राम में क्या क्या किया जाएगा, क्या क्या स्टेप कवर किए जाएंगे, वो सब क्या होता है, एक प्रोग्राम के अंदर आता है। फिर है प्रोजेक्ट, एक उसके अंडर में ये स्पेसिफाई हो जाता है कि किसी भी प्रोग्राम में जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं उन प्रोजेक्ट का क्या है, स्पेसिफिकेशन हो जाता है, वो एकदम विशिष्ट प्रकार के हो जाते हैं कि उस प्रोजेक्ट के अंडर हमें कौन कौन से काम करने हैं या फिर कौन कौन से प्रोसीजर जो है उसमें फॉलो किए जाएंगे, कैसे किसी चीज़ को अकम्प्लिश करना है, मतलब पूरा कैसे करना है, वो सब करने के लिए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव सेट हो जाएंगे प्रोजेक्ट के अंदर कि ये प्रोजेक्ट के अंदर 1, 2, 3 ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको हमें कवर करना है, इसके लिए हमें क्या क्या काम करने हैं और इसके लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। तो ये सब क्या आता है, किसी प्रोजेक्ट के अंदर आता है। तो ये 3 डेफिनेशंस हो गई प्रोग्राम प्लानिंग के अंडर। ये क्या है, आपके जो एक एक नंबर की डेफिनेशंस आती हैं उनमें ये डेफिनेशंस का बहुत बड़ा रोल है, तो आप इन डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ना। अब है कि प्लान और प्लान ऑफ वर्क क्या होता है, मतलब जब कोई नया प्रोग्राम बनाते हो, प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसके अंदर प्लान ऑफ वर्क किसे कहते हैं। तो प्लान ऑफ वर्क क्या होता है, आउटलाइन ऑफ एक्टिविटी। जो भी काम आपने डिसाइड किया है उसका प्लान क्या होगा, उस प्लान के उस काम के अकॉर्डिंग जो भी एक्टिविटीज़ हैं, मतलब कौन कौन से काम करने हैं, वो सब आपके एक्टिविटीज़ जो हैं उनकी क्या होगी, सिंपल सी एक आउटलाइन मतलब रूपरेखा तैयार कर लेंगे। रूपरेखा तैयार करके हम सेट कर लेंगे कि हमें सिंपल फॉर्मेट में उस चीज़ की प्लानिंग कर लेंगे कि हमें ये काम निपटाने हैं, ये काम को सूचीबद्ध कर लेंगे और उनकी आउटलाइन बनाकर उस प्लान को ऐसे अरेंज किया जाता है ताकि उस पूरे प्रोग्राम को हम अच्छे से एग्जीक्यूट मतलब शुरू कर पाएँ, इनिशिएट कर पाएँ उस प्लान को। तो ये क्या होता है, प्लान ऑफ वर्क। मतलब जो भी कार्य हैं उनकी एक रूपरेखा ऐसे बना ली जाती है, उनको ऐसे अरेंज कर लिया जाता है कि बाद में आपको पता चलता रहे कि स्टेप्स हो रहे हैं, प्लान के इस वाले हिस्से में हम पहुंच गए हैं, प्लान इतना पूरा हो गया है। तो वो आउटलाइन बनानी बहुत ज़रूरी है, वरना जो भी प्रोग्राम है वो आपका उसकी कोई रूपरेखा नहीं होगी तो आप उसको अच्छे से एफिशिएंटली
इनिशिएट नहीं कर पाओगे, उसका अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं कर पाओगे। फिर है कैलेंडर ऑफ वर्क। जब आपने प्लान बना लिए तो कैलेंडर ऑफ वर्क क्या होगा, जो भी प्लान ऑफ वर्क है, मतलब जो आपने आउटलाइन तैयार की है एक्टिविटीज़ की, उसको समय के आधार पर कि ये जो 4 काम है ये 10 तारीख को हो जाना चाहिए, ये 11 को, ये 12 को, ये तारीख, तो उनकी डेट और समय निर्धारित कर लेते हैं। तो प्लान ऑफ वर्क को कैसे अरेंज करना है, क्रोनोलॉजिकल वर्ड जब आता है तो मतलब उसको समय के आधार पर हमें प्लान ऑफ वर्क बनाना है कि ये काम इस समय में पूरा हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जब कौन से स्टेप कब करने हैं और उसका टाइम शेड्यूल क्या है, वो सब हम इसमें तैयार कर लेते हैं। कि अगर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कराना है तो अगर 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो उसमें हम क्या कर लेते हैं, तारीख डिसाइड कर लेते हैं, और तारीख में भी अगर 10 तारीख को 4 लेक्चर होने हैं तो उनका समय भी डिसाइड कर लेते हैं कि इतने समय की क्लासेज होंगी। तो क्या है, वो प्रोग्राम क्या है, बहुत ही एफिशिएंटली हो जाता है और हमें पता रहता है कि शेड्यूल क्या है उस टाइम का, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंशन प्रोग्राम। तो एक्सटेंशन प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या है, बताई गई है कि एक्सटेंशन प्रोग्राम क्या स्टेटमेंट है, लेखा जोखा है किसका, 4 चीज़ों का। सिचुएशन की स्थिति कैसी है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्रॉब्लम क्या है मतलब समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। तो ये क्या है, इन सब चीज़ों का लेखा जोखा है। समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है, एक्सटेंशन प्रोग्राम उस चीज़ों का स्टेटमेंट है और उसका समाधान क्या है। तो ये क्या है, एक्सटेंशन प्रोग्राम की डेफिनेशन है। कभी कभी ऐसा है कि इसका फिल इन दी ब्लैंक्स आ जाता है और इनमें से कोई एक वर्ड ब्लैंक रख देते हैं तो उसमें आपको फिल करना होता है, या फिर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है कि एक्सटेंशन प्रोग्राम किन चीज़ों का स्टेटमेंट है, तो इनमें से एक चारों दे दिया होगा या ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे ABCD में। तो ये जो जितनी भी अभी डेफिनेशंस बताई हैं ये आपके डेफिनेशंस के लिए भी या फिर फिल इन दी ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकती हैं, तो इसको भी आप अच्छे से रीड करना। तो इन सब में अब इन सबको अलग अलग समझाया गया है कि सिचुएशन क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्या होती है और सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले सिचुएशन क्या होती है, सिचुएशन परिस्थिति, स्थिति क्या होती है, ये स्टेटमेंट है किन मामलों का, इसमें सारे तरीके की आपकी कल्चरल परिस्थिति कैसी है, कल्चरल कैसी सिचुएशंस है उस गांव में, सोशल सामाजिक स्थिति कैसी है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, या फिजिकल कंडीशन कैसी है। ये स्थिति पता कैसे चलती है, जब एक इंसान अपने आप को इन स्थितियों में पाता है, पर्टिकुलर इंसान है, उसको गिवन पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है, वो अपने आप को किसी ना किसी परिस्थिति में पाता है, तो उसको पता चलता है कि हमारी कल्चरल सिचुएशन कैसी है या फिर आर्थिक स्थिति कैसी है। तो उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है। सेकंड है ऑब्जेक्टिव, उसने अपनी परिस्थिति देख ली। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ एंड्स। एंड्स क्या होता है, एक प्रकार के आपके ऑब्जेक्टिव्स को कहा गया कि आपका गोल क्या है, वो कि किसी ने बता दिया कि मेरी स्थिति ऐसी है, अब मैंने अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया कि मेरी आर्थिक स्थिति अगर खराब है तो आज अगर मैं 10,000 कमा रहा हूँ तो मुझे 20,000 कमाना है, तो उसने अपना ऑब्जेक्टिव क्या है 20,000 सेट कर लिया कि मुझे 10,000 से 20,000 तक जाना है। तो उसने अपना एंड्स मतलब अपना ऑब्जेक्टिव जो है एक्सप्रेस कर दिया है, व्यक्त कर दिया है। टुवार्ड विच अवर एफर्ट्स आर डायरेक्टेड, मतलब जब आपने अपने ऑब्जेक्टिव को एक्सप्रेस मतलब व्यक्त कर दिया है तो अब आप इस 10,000 से 20,000 तक आने तक जो भी एफर्ट्स करोगे, जो भी प्रयास करोगे, वो क्या होते हैं भी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उन एंड्स को एक्सप्रेस करना जिनके लिए आप एफर्ट्स करते हो, प्रयास करते हो। तो आपको 10,000 से 20,000 आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया, ये क्या है आपका उद्देश्य है। फिर है गोल। गोल क्या होता है, डिस्टेंस। 10,000 से 20,000 तक आने के लिए जो डिस्टेंस आप तय करोगे कि अब आप ये जो अपना एंड है मतलब अपना ऑब्जेक्टिव है वो उस डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है वो जो टाइम है जो डिस्टेंस है वो क्या है,
आपका गोल है कि 10,000 से 20,000 तक आने में जो आपने डिस्टेंस तय की है एक डायरेक्शन में, आपकी ये डायरेक्शन है और इसमें आपने जो डिस्टेंस तय की है वो आपका क्या होगा, गोल। कि मेरे को एक साल के अंदर 10,000 से 20,000 सैलरी करनी है। तो गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आप जितनी डायरेक्शन तय करते हो, मतलब जितनी डिस्टेंस तय करते हो, वो डिस्टेंस क्या होती है, गोल होती है। तो गोल क्या है, डिस्टेंस है किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए, ये डिस्टेंस है और इस डायरेक्शन में आपको जाना है, कितने टाइम ऑफ पीरियड में जाना है, वो क्या होती है, गोल। अब है कि प्रॉब्लम, थर्ड उसका था कि प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम वो कंडीशन है पीपल आफ्टर स्टडी। कभी कभी ऐसा होता है कि अब नॉर्मल बैठे हैं, फिर अचानक से हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम कैसे पता चलती है, उसको आप जब चेंज करने का डिसाइड करते हो कि आज मेरी प्रॉब्लम, आपको ऐसे लग रहा है कि घर में अभी थोड़ा ज़्यादा मतलब माहौल ख़राब है, तो आपको वो प्रॉब्लम पता चल गई। तो जब आपको पता चल जाता है कि अभी ये स्थितियाँ सही नहीं हैं, तो आप उनको सही मतलब उनको चेंज करने की कोशिश करते हो। तो उसको क्या कहते हैं, जिस चीज़ को आप चेंज करने की कोशिश करते हो वो आपको उस टाइम क्या लगने लग जाती है, प्रॉब्लम लग जाने लगती है। कि आज अगर रिश्ते किसी के आपस में, जैसे आपकी अब किसी फ्रेंड से बन नहीं रही है, तो आप ऐसे लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हो, उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करते हो। तो तब हमें पता चलता है कि ये हमारी प्रॉब्लम है। या तो आपको पता कैसे चलता है, या स्टडी करते हो, आप उस पर ध्यान देते हो, तब आपको पता चलता है कि ये प्रॉब्लम आ गई है और अब हमें इसको क्या करना है, चेंज करना है। तो ये होगी प्रॉब्लम। अब सॉल्यूशन, जब आपको पता चल गया है कि आपकी प्रॉब्लम ये है, तो उसको चेंज करने के लिए जो भी एक्शन आप करते हो, कोर्स ऑफ प्रपोज्ड एक्शन, किसी भी आपकी प्रॉब्लम को चेंज करने के लिए आपने जो भी एक्शंस लिए वो क्या है, उसके सॉल्यूशन कहलाते हैं। उस प्रॉब्लम को चेंज करते हो आप, क्या अनसेटिस्फैक्ट्री कंडीशन हो रही है, पहले तो आप उस प्रॉब्लम से क्या हो, असंतुष्ट हो, फिर आप उसको कहाँ ले जाओगे, थोड़ा संतुष्टि की तरफ लेके जाओगे। आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ आप इसको सॉल्यूशन करना चाह रहे हो, इसके लिए आप जो भी एक्शंस लोगे वो क्या हो जाएंगे, आपके सॉल्यूशन के लिए जो भी आप एक्शन अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को चेंज करने के लिए जो भी एक्शन लिए जाते हैं वो सब क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, जिससे आप किसी भी अनसेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन, अनसेटिस्फैक्ट्री कंडीशन, असंतुष्ट स्थिति को संतुष्ट स्थिति में बदलने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। और उसके लिए जो भी आप एक्शंस लेते हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके सॉल्यूशन में आते हैं। अब नेक्स्ट है, कौन कौन से स्टेप हैं जो प्रोग्राम प्लानिंग में किए जाते हैं। किसी भी प्रोग्राम को जब हम प्लान करते हैं, उसको बनाया जाता है, तो हम कौन कौन से 8 जो स्टेप हैं उनको ध्यान में रखते हैं। तो कितने स्टेप हैं, 8। ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि प्रोग्राम प्लानिंग के कितने स्टेप्स हैं, तो कितने हैं, 8 स्टेप्स हैं। सबसे पहला है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, इनको हम डिटेल में ही पढ़ते हैं। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, ये सबसे पहला पॉइंट है, तो इसमें दे दिया कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर आप जब कलेक्शन करोगे तो आप वहाँ पे सर्वे कर सकते हो, या जो अवेलेबल रिकॉर्ड्स हैं मतलब वहाँ की पंचायत में, तो वहाँ पे जाकर भी आप रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हो, वहाँ की लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की कि लोग कैसे हैं, उनके कौन कौन से एंटरप्राइजेज, कौन कौन से काम चल रहे हैं, कौन कौन सी तकनीकें यूज़ करते हैं वो, उनकी पास कौन कौन सी मतलब आर्थिक फैसिलिटीज़ या जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो किस प्रकार की है, गांव की स्थिति कैसी है, वो देखने के लिए आप सर्वे करते हो। कॉन्स्टेंट, वहाँ पे कौन कौन सी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी आप क्या करते हो, सर्वे करते हो। तो ये सबसे पहले आपने उस गांव के बारे में कलेक्शन कर लिया प्रोग्राम बनाते समय। डेटा क्या हो सकते हैं, पंचायत से लिए जा सकते हैं, कोऑपरेटिव से, या अदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन गांव में काम कर रहे हैं वहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप हो गया कलेक्शन ऑफ फैक्ट। फिर सेकंड है एनालिसिस ऑफ सिचुएशन। एनालिसिस ऑफ सिचुएशन में क्या होगा, एनालिसिस करेंगे जो भी हमने डेटा पंचायत से प्राप्त किया है या जहाँ से भी हमने गांव में
सर्वे करके डेटा प्राप्त किया है उसको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, अच्छे से जांच परख करेंगे अनबायस्ड वे में, मतलब बिना भेदभाव किए हुए डेटा को बदलने की कोशिश ना करें। इससे क्या होता है कि आप उसको एकदम अच्छे तरीके से देखोगे तो आप प्रोग्राम को अच्छे से ऑर्गेनाइज और एग्जीक्यूट कर पाओगे। कीप इन व्यू फीलिंग एक्सप्रेस बाय द क्लाइंट, मतलब आप अगर सर्वे करते टाइम गांव के लोगों से अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो या कोई भी सूचना प्राप्त कर रहे हो तो उनकी जो भी एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, उसको चेंज किए बिना उनकी बातों को ढंग से सुनकर आप डेटा कलेक्ट करें। फिर है उनको अंडरस्टैंडिंग, उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें जिससे कि आप उस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से बना पाओगे। तो ये हो गया एनालिसिस, मतलब पूरी सिचुएशन को आपको एनालिसिस करना है, या तो जो भी डेटा आपको प्राप्त हुआ है उसको अच्छे से आप ऑर्गेनाइज करो, या फिर क्या करो, जो लोगों से आपको जानकारी मिली है उसको आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करो, उसको डिटेल में समझो और उनकी अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम को तैयार करो। थर्ड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, जब लोगों से आपने बात किया, जो भी आपने सर्वे कलेक्ट करके आपने उसको डीपली एनालाइज किया, तब आपको पता चला कि गांव में कौन कौन सी प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम कब होगी, एनालिसिस करने के बाद आप आइडेंटिफाई करोगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनमें से क्या है, आपको 20-25 प्रॉब्लम्स मिल गई हैं, उनमें से जो इम्पोर्टेंट 5 या 6 प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या कर लो, आप एक बार सेलेक्ट कर लो। जो भी स्पेसिफिक, जो शुरू में सही की जाने वाली प्रॉब्लम्स है, जिन प्रॉब्लम्स को हम अभी सुधार सकते हैं, पहले जिनको प्रायोरिटी वाइज आप क्या है प्रॉब्लम सेलेक्ट करोगे कि ये 5-6 प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इनका समाधान होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या है अर्जेंट और सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स को सेलेक्ट कर लोगे। इस टाइम आपको ध्यान में क्या रखना है कि वहाँ पे रिसोर्सेज, मतलब साधन कितने हैं और हमारे पास मतलब टाइम कितना है। जो भी आप प्रोग्राम तैयार कर रहे हो वो 1 साल का प्रोग्राम है अगर, या 6 महीने का है, तो 6 महीने का प्रोग्राम है तो 2 या 3 प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लो कि ये 1 साल 6 महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे। 1 साल का है तो 5-6 प्रॉब्लम्स आप सेलेक्ट कर लो। तो अकॉर्डिंग टू टाइम और आपके पास साधन कितने हैं, ये 2 चीज़ों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। एक तो साधन कितने हैं और एक टाइम लिमिट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप कोई अपना प्रोग्राम तैयार करोगे। फिर सिलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, अगर आपने एक साथ ही 20-25 प्रॉब्लम्स को एक साथ ही ले लिया है तो इससे क्या होगा, आपका प्रोग्राम जो है वो क्या हो जाएगा, फेल भी हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान क्या रखना है कि फेल ना हो प्रोग्राम, इसलिए आपको प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखना है कि आपको कम से कम प्रॉब्लम्स को जो उतने समय में और उतने साधनों के साथ पूरी हो सके उनको सेलेक्ट करना है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। अब है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल। आपको प्रॉब्लम पता चल गई है, आपने अगर 6 महीने का प्रोग्राम है तो आपने 3 या 4 प्रॉब्लम सेलेक्ट कर ली है, उनके अकॉर्डिंग क्या करोगे, आप ऑब्जेक्टिव तैयार करोगे। तो वो सिग्निफिकेंट नीड्स, मतलब उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। सबसे पहले उनकी कौन सी ज़रूरतें, कौन सी समस्या का समाधान होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, डायरेक्ट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए और स्पेसिफिक होने चाहिए उनके ऑब्जेक्टिव। इन डिटर्मिनेशन ऑफ गोल आपको इन सब इंफॉर्मेशन का ध्यान रखना है कि क्या हमें एक्चुअल में करना है, कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। तो एक्चुअली में हमें वास्तविकता में कौन कौन से काम निपटाने हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर हमारे पास साधन और टाइम कितना है, विच विल बी कंपेटिबल, मतलब जो भी आप मेथड्स यूज़ कर रहे हो वो कितने कंपेटिबल हैं और कितने सूटेबल हैं उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद विद विच पीपल विल कोऑपरेट, मतलब आपको किन किन के साथ कोऑपरेट करना है, लोकल लीडर्स को चुनना है, ये सब क्या है आप तैयार कर लोगे। तो ऑब्जेक्टिव्स बनाते टाइम आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है और वहाँ के लोकल पीपल से और लोकल इंस्टीट्यूट से भी आपको कोऑर्डिनेशन बना लेना है। उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए आपको क्या करना है, कोऑपरेशन के साथ पूरे प्रोग्राम को क्या है संचालित करना है। तो आपने वहाँ डिटरमाइन भी कर लिया ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अब प्लान ऑफ वर्क एंड कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन। अब आपने जब ऑब्जेक्टिव्स बना लिए हैं तो आपको क्या करना है, प्लान ऑफ वर्क बनाना है कि कौन कौन से काम हैं और कैलेंडर ऑफ वर्क
कि उनका समय क्या क्या है, उसका एक शेड्यूल बना लेना है। जो हमने भी डेफिनेशन पढ़ी थी कि प्लान ऑफ वर्क क्या होता है और कैलेंडर ऑफ वर्क, तो हमें ये सब कुछ क्या है तैयार करना है। तो इसके लिए क्या करना है कि प्लान जो है वो आपका इसेंशियल डिटेल, आपका जो भी प्लान बनाया गया है उसमें सारी डिटेल्स अच्छे से ज़रूरी डिटेल्स जो हैं उसमें होनी चाहिए। फिर वो जो प्लान ऑफ वर्क है वो रिटर्न फॉर्म में, लिखित रूप में भी आपके पास होना चाहिए। जब भी आपको वो किसी को समझाना हो तो लिखित में आप उसको टाइम के अनुसार जल्दी देकर समझा सकें इजीली। फिर इट शुड इंडिकेट हु शैल, ये आपका प्लान ऑफ वर्क ये भी बताना चाहिए कि कौन से इंसान को कौन सा काम करना है, तो उनके काम भी उनको समझाने बार बार नहीं पड़ेंगे। इससे क्या होगा, पहले से ही सारी चीज़ें तैयार रहेगी तो आपका जो प्रोग्राम है एफिशिएंटली बन पाएगा। जैसे काम, चेंज एजेंट को क्या काम करना है, क्लाइंट सिस्टम को, चेंज एजेंट कौन हो जाएगा, जो एक्सटेंशन एजेंट है वो तो हो जाएगा चेंज एजेंट। जो प्रसार कार्य करता है उसको क्या काम करना है, क्लाइंट सिस्टम आपके क्या हो जाएंगे, फार्मर्स। तो फार्मर्स को क्या काम करना है, अगर आप किसी रूरल एरिया में जा रहे हो, आपका क्लाइंट जो भी है तो वो क्लाइंट को क्या क्या काम करना है उसके बारे में, कोई इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी सर्विस के डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको भी अपनी अपनी ड्यूटीज़ क्या हमें असाइन कर देनी है। तो आपके जो प्लान ऑफ वर्क और कैलेंडर ऑफ वर्क में इनके काम पहले से मेंशन किए होने चाहिए, उनको पहले से पता होना चाहिए कि किसको क्या काम करना है। व्हाट विल बी द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, मतलब जो भी आपकी वित्तीय ज़रूरतें हैं वो कहाँ से पूरी होंगी और उसको कैसे रेगुलेट करना है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर कौन कौन सी अरेंजमेंट्स करनी है मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग करते टाइम आपको कौन कौन सी व्यवस्थाएं करनी है उन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और ट्रेनिंग कराने के लिए कैसे कैसे साधनों की जरूरत पड़ेगी इन सब का भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका प्लान ऑफ वर्क और कैलेंडर ऑफ ऑपरेशंस में डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट है फॉलो थ्रू प्लान ऑफ वर्क एंड कैलेंडर ऑफ, आपने वो बना लिया है, उसमें इससे लास्ट पॉइंट में क्या बताया गया कि डेवलप करना है हमें कि क्या क्या प्लान ऑफ वर्क होंगे, स्पेसिफिकली वर्क्स क्या होंगे और उनको कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन मतलब उनका टाइम शेड्यूल क्या होगा ये बना लिया। अब इसके थ्रू इसको फॉलो करना है, मतलब इसके अकॉर्डिंग काम कैसे करना है उसको भी आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। ये छठा स्टेप है आपका। तो इसमें क्या होता है, एक्सटेंशन एजेंट को क्या करना है, काम करना ही है, फॉलो करना है उस प्रोग्राम को। तो ट्रेनिंग कराई जा सकती है, लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचनाएं हैं उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इसमें क्या आपका जो प्रोग्राम है वो क्या हो गया, शुरू हो गया है कि उसका प्लान ऑफ वर्क शुरू हो गया है। कौन कौन से मेथड यूज़ करने हैं, मेकिंग रेगुलर विजिट, आपने प्रोग्राम शुरू कर दिया, ट्रेनिंग शुरू कर दी, उनको इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर दी। फिर आपने उनको किस मेथड से इन्फॉर्मेशन दी है वो इसमें आ जाएगा। फिर ये भी आ जाएगा कि रेगुलर जो है वो प्रोग्राम मॉनिटर करते रहना है, आपको समय समय पर जो हाई अथॉरिटी है वो विजिट करती रहेंगी और उस पूरे प्रोग्राम को क्या है मॉनिटर करती रहेगी। और उनके जो भी प्रॉब्लम्स आपको सामने आ रहे हैं उनको क्या करना है, करेक्ट करते रहना है। सक्सेस और फेलर किसी प्रोग्राम की किस पे डिपेंड करती है, परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है कि उन्होंने कैसी परफॉर्मेंस दी है। एक्सटेंशन एजेंट हो गया या जो भी इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन उससे जुड़े हुए हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उस पर डिपेंड करता है किसी भी प्रोग्राम की सक्सेस और फेलर। फिर ऑब्टेनिंग फीडबैक, जो ये वाली स्टेज है यहाँ पे आपने क्या है वो प्रोग्राम पूरा संचालित कर दिया है, जो आपने प्लान ऑफ वर्क बनाया था उसको फॉलो किया है, आपने वो प्रोग्राम शुरू किया है। तो आपने ये जितनी भी प्रोग्राम शुरू करने के बाद प्रोसेस की है उसका क्या करोगे, आप फीडबैक लोगे। फीडबैक क्या होता है, उन लोगों से वापस जानने की कोशिश करोगे कि ये प्रोग्राम कैसा चलाया गया है, इसमें क्या क्या कमियां थी, आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी, तो उनका पूरा फीडबैक आपको वापस मिलना चाहिए। जो भी आपने लोगों को सिखाया है उनके द्वारा जानने की कोशिश करो कि क्या चीज़ कहाँ गलत रह गई, क्या कमी रह गई, तो वो पूरा आपको प्लान का आपके प्रोग्राम का क्या है फीडबैक मिल जाएगा। तो ये इस स्टेज पे करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन। अब आपने उनसे फीडबैक भी ले लिया, अब आप क्या करोगे, इवैल्यूएशन करोगे, प्रोसेस कैसी रही,
जो भी पूरा प्रोग्राम आपने बनाया था उसके सारे रिजल्ट्स देखोगे, वो प्रोग्राम कैसा है अनबायस्ड वे में, मतलब आपको बिल्कुल भेदभाव नहीं करना है कि आपको हाई अथॉरिटी जो भी आपको ICR से अगर प्रोजेक्ट मिला है, प्रोग्राम मिला है, तो उसको आपको ये नहीं दिखाना है कि हमारा प्रोग्राम जो है सफल ही रहा है। अगर आपका प्रोग्राम थोड़ा असफल भी रहा है या उसमें कुछ कमियां रह गई है तो आपको वो हाईलाइट करनी बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन जो रिजल्ट आया है आपको वही देना है कि हमने उस प्रोग्राम में अपने कितने ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कवर कर लिए हैं, कितने ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लिए हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर है इवेल्युएशन, फॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो और इनफॉर्मल तरीके से भी आप कर सकते हो। लास्ट है रिकंसिडरेशन या पूरे प्रोग्राम को रिवाइज करना। जब आपको रिजल्ट्स मिल गए हैं तो उस पूरे प्रोग्राम को फिर से आप रिकंसिडर करोगे, रिवाइज करोगे, तो आप देखोगे कि उस टाइम आप क्या देखोगे, इवैल्यूएशन आपने कर लिया है, उसके बाद आप देखोगे कि रिवाइज करने के लिए हमें किस किस चीज़ों का देखना चाहिए। तो आपको पार्टिसिपेंट से पता चल सकता है कि रिवाइज करते टाइम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, साइंटिस्ट से पता चल सकता है, या एडमिनिस्ट्रेशन जो भी लोकल बॉडीज़ या एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ मिले उस टाइम सम्मिलित हुए थे, इंक्लूड हुए थे, उन सब से आपको पता चल सकता है कि क्या क्या आप करेक्शन कर सकते हो रिवाइज करते टाइम उस प्लान को। इट शैल हेल्प इन मेकिंग नेसेसरी करेक्शन, इससे क्या होंगे, जितने भी मॉडिफिकेशन मतलब सुधार करेक्शन हमें करने होंगे वो हम प्लान को रिवाइज करते टाइम, प्रोग्राम को नेक्स्ट टाइम जब चलाएंगे तो उसमें ये सब सुधार हम मॉडिफिकेशन कर देंगे। फिर द पर्पज़, इससे क्या होगा, सारे जो भी कमियां हैं, डिफेक्ट्स क्या होती हैं, कमियां, जितनी भी कमियां हैं उस प्रोग्राम में वो क्या है, सब हट जाएंगी, और फिर प्रोग्राम जब नेक्स्ट बार दोबारा चलाएंगे तो उस प्रोग्राम में ये सारी कमियां हट के प्रोग्राम फिर से नए सिरे से शुरू किया जा सकता है। तो ये 8 जो स्टेप थे हमने अभी पढ़े कि एक प्रोग्राम प्लानिंग करते टाइम कौन कौन से स्टेप्स को ध्यान में रखना है, और ये लास्ट जो था रिकंसिडरेशन और रिवीजन ऑफ द प्रोग्राम, कि पूरे प्रोग्राम में जो भी रिजल्ट आया उसको दोबारा से रिवाइज करना, करेक्ट करना। नेक्स्ट है कि प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग, अभी हमने स्टेप पढ़े उसी से थोड़े रिलेटेड ही होंगे ये आपके प्रिंसिपल्स भी। किसी प्रोग्राम प्लान करते टाइम कौन कौन सी चीज़ों का, कौन कौन से सिद्धांतों का बेसिकली ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए, एनालाइज करना है हमें कि पास्ट एक्सपीरियंस, किसी भी प्रोग्राम बनाते टाइम पहले उस प्रोग्राम में कोई अगर आपका एक्सपीरियंस रह चुका है कि अगर आपने पिछले साल सेम प्रोग्राम चलाया था तो जो भी उसके पहले के एक्सपीरियंस थे और या वो प्रोग्राम अभी चल रहा है उसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको फ्यूचर भी देखना है कि अब फ्यूचर में कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं। तो पहला प्रिंसिपल आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए उसकी प्रोग्राम की क्या है, प्लानिंग करनी चाहिए। सेकेंड है उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, और लोगों को क्या है, सेटिस्फाई करने चाहिए। लोगों की जो भी आवश्यकताएं हैं उनको संतुष्ट कर दे, उनको सेटिस्फाई कर दे, ऐसे ऑब्जेक्टिव जो होने चाहिए और वो क्लियर और सिग्निफिकेंट होने चाहिए। फिर थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सटेंशन प्रोग्राम प्रायोरिटी के बेसिस पे होगा, मतलब आपके पास जितना भी साधन और समय है, हमने पहले भी बात की थी, उन साधनों और लिमिटेड समय को देखते हुए जो है आपके प्रोग्राम का प्रायोरिटी डिसाइड होनी चाहिए। मतलब जो भी आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर रहे हो वो 4 ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने हैं, 3, मतलब उतनी टाइम लिमिट और उतने साधनों के साथ आपका वो प्रोग्राम पूरा हो जाए, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटी बेस्ड करना चाहिए। फोर्थ है एक्सटेंशन प्रोग्राम क्या इंडिकेट करना चाहिए कि अवेलेबिलिटी और यूटिलाइजेशन, मतलब जो भी साधन है वो कितने मात्रा में उपलब्ध है और उनका क्या उपयोग होना है, उसके अकॉर्डिंग आपका एक्सटेंशन प्रोग्राम जो है बनना चाहिए। फिर है एक्सटेंशन प्रोग्राम जनरल एग्रीमेंट होना चाहिए। हर लेवल पे आपका प्रोग्राम किसी भी लेवल पे जाकर ऐसा नहीं कि उसको रोकना पड़ जाए बीच में, उसमें जो भी है हर लेवल पे उसका एग्रीमेंट होना चाहिए, उसकी तालमेल होना चाहिए। पूरे प्रोग्राम 1 साल का चलना है तो जितने भी उसमें आर्थिक सामाजिक जो भी स्थितियां जुड़ेंगी उनसे उसका क्या है, एग्रीमेंट, तालमेल होना चाहिए। फिर है छठा, एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड इन्वॉल्व पीपल एट लोकल लेवल,
लोगों के ग्रास रूट लेवल से उनकी लोकल कंडीशन, लोकल प्रॉब्लम्स को इन्वॉल्व करते हुए वो प्रोग्राम क्या है, शुरू होना चाहिए। फिर है एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड इन्वॉल्व रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस। जितने भी उस प्रोग्राम से रिलेटेड उस गांव में हैं या आसपास के गांवों में हैं, अगर वो इंस्टीट्यूशंस आपकी हेल्प कर सकते हैं और वो ज़रूरी हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उसमें सम्मिलित करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए। उतने ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूट को उस प्रोग्राम में आपको इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। फिर एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड हैव डेफिनाइट प्लान ऑफ वर्क। हमने जैसे स्टेप पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं कि एक प्रॉपर इसका प्लान ऑफ वर्क होना चाहिए। प्लान ऑफ वर्क क्या था, पूरी जो भी एक्टिविटीज़ आप उस प्रोग्राम के अंडर करने वाले हो उसकी क्या आउटलाइन, मतलब पूरी रूपरेखा जो है उसकी आपके पास होनी चाहिए। आउटलाइन ऑफ एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं इसको। फिर है एक्सटेंशन प्रोग्राम जो है आपका इवेल्युएशन करना है रिजल्ट का और उसका रिकंसिडरेशन भी करना चाहिए। एक प्रकार से आप ऐसा स्टेप्स के अकॉर्डिंग इसको बताया गया है कि प्रिंसिपल्स जब एक्सटेंशन प्रोग्राम बनाते हो तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पूरा प्लान जो आपने बनाया है उसके रिजल्ट्स को भी और उसको अच्छे से रिवाइज भी आपको करना चाहिए। 10वां है कि एक्सटेंशन प्रोग्राम जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जो भी उस प्रोग्राम से बेनिफिट हो रहा है उसका सभी वर्गों में क्या है, समानता से वितरण होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन सबको सेम जो है, कम्युनिटी के हर मेंबर को सेम इक्वल जो है बेनिफिट मिलना चाहिए। सारों को एक जैसा लाभ हो उस प्रोग्राम का, ऐसा आपका एक्सटेंशन प्रोग्राम होना चाहिए। तो आज की क्लास में हमने प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ा और फिर हमने प्रोग्राम प्लानिंग क्या होती है उससे रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस थी, प्रोग्राम प्लानिंग के स्टेप पढ़े और प्रिंसिपल्स पढ़े। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।